इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं वो कंपनी में एक अधिकार भी उनको मिलता है, एक राइट्स भी मिलता है। सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग इक्विटी शेयर्स विथ प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स या फिर लोन, ये सब लोग ही कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। बट इक्विटी शेयर कैपिटल अपार्ट फ्रॉम फंड्स इट ऑल्सो गिव्स यू राइट्स टू वोट, right to become the owner and right to receive dividend या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट। इक्विटी शेयर में डिविडेंड जो है तभी मिल सकती है जब कंपनी प्रॉफिट या मुनाफा कमा रही है। नाउ द थिंग इज कंपनी इज नॉट पेइंग एनी डिविडेंड व्हेन द कंपनी इज अर्निंग नो प्रॉफिट। सो द कैलकुलेशन ऑफ cost of capital in case of equity share capital is a bit complex one. क्यों complex क्यों है? Because there is no fixed rate of dividend. Unlike preference shares में क्या होता है? There is a fixed rate of dividend and which helps us to find out कि cost of capital of preference shares कितना होगा, क्योंकि वो हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करता है कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर प्रेफरेंस शेयर्स कितना होना चाहिए, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स का एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑलरेडी मेंशन्ड। इक्विटी शेयर कैपिटल में वो मेंशन नहीं किया हुआ रहता है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट क्रिएट्स सम कॉम्प्लेक्सिटीज व्हेन वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इन्वेस्टर्स बिहेवियर। देयर आर मेनी अप्रोचेज रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पे डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड का मतलब क्या है यहाँ पे? दिस मेथड एम्फसाइजेज दैट डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय एन इन्वेस्टर फ्रॉम अ पर्टिकुलर शेयर डिटरमाइन इट्स कॉस्ट अंडर दिस अप्रोच। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड्स। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो भी डिविडेंड कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी के तरफ से, उसी को हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेस पकड़ते हैं। मतलब द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर्स आर एंटायरली द अमाउंट्स विच इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग एज डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। सो द अप्रोच दस कोरिलेट्स द बेसिक फैक्टर ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन्वेस्टर कितना इन्वेस्ट कर रहा है एक कंपनी के शेयर्स में एंड हाउ मच दैट इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कंपनी एज रिटर्न ऑन हिज और हर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ D1/P0 या फिर D1/PE। सो यहाँ पे जो D1 है इट इज़ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड दैट द investors are expecting on the basis of their present investment. So that is why D1/P0 हम लोग लिखते हैं। D1 हो गया हमारा कि आने वाले कल का, आने वाले ईयर में how much dividend the company is expecting to pay to their shareholders and divide करना है इसको P0 से। P0 मतलब या PE का मतलब हो गया प्रेफरेंस प्राइस ऑफ द शेयर्स आज के डेट में, X डिविडेंड मार्केट प्राइस पर शेयर। लेकिन डिविडेंड यील्ड मेथड में क्या है, हम लोग यहाँ पे इग्नोर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को या फिर ग्रोथ इन कैपिटल वैल्यू को हम लोग इग्नोर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो स्टैग्नेंट नहीं रहती है, कंपनी हर साल ग्रो करती है। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये डिविडेंड यील्ड मेथड में वी इग्नोर कि कंपनी का ग्रोथ इन कैपिटल वैल्यू हो रहा है। तो उसको इग्नोर करने के बाद हम लोग ये फॉर्मूला पे आते हैं। आगे हम लोग वो ग्रोथ कैपिटल को लेके भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या है? द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एम्फसाइजेज व्हाट एन इन्वेस्टर equally expects to receive from his investment in a particular equity share in terms of dividend plus the growth rate in dividend और earnings। इसका मतलब ये है कि जो डिविडेंड है, जो अर्निंग है कोई भी कंपनी का, वो स्टैग्नेंट नहीं रहता, वो रुका हुआ नहीं रहता है, वो कंटिन्यूअसली
ग्रो करते रहता है। सो जब एक डिविडेंड, एक शेयर, अगर उसका मार्केट में जो भी डिविडेंड मिल सकता है वो अगर ग्रो करे, इसका मतलब हम लोग को ग्रोथ परसेंटेज को भी फॉर्मूला में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मैं वापस से बताता हूँ, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग ग्रोथ पर्सपेक्टिव से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे है। इसको इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं, सपोज ईयर 1 में हमारे पास अगर 100 रुपये का एक इक्विटी शेयर है जिसके अगेंस्ट में कंपनी हैव पेड 10 रुपीज़ ऑफ इक्विटी डिविडेंड, तो वी आर एक्सपेक्टिंग इन ईयर 2 द कंपनी विल बी पेइंग मोर देन ₹10, at least 11 rupees or 12 rupees or something like that. So the increase that we are expecting in the coming year, in year 2, उसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। तो हर एक कंपनी का डिविडेंड जो है हर साल ग्रो करते रहता है। वो एक एवरेज ग्रोथ रेट अगर हम लोग पकड़ लें, उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब फाइंड आउट करते हैं उस फॉर्मूला में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला इन केस ऑफ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल क्या है। KE इक्वल D1/P0 प्लस G। यहाँ पे D1 का मतलब है एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द कमिंग ईयर, P0 का मतलब है एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस पर शेयर। एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब डिविडेंड को अलग करके करंट ईयर का जो प्राइस है उसको पकड़ना है। G मतलब हो गया ग्रोथ इन एक्सपेक्टेड डिविडेंड। सो नाउ यहाँ पे मैंने और एक चीज़ बताया है कि अगर B को अपने रिटेंशन रेशियो पकड़ लेता है। देखिए, रिटेंशन रेशियो का मतलब होता है एक डिविडेंड जब कंपनी पे करने की सोचती है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड जो है एक कंपनी की प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। अगर हम लोग पूरे कंपनी के अर्निंग को 100 पकड़ लेते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपनी हाउ मच ऑफ दैट 100 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड and how much of that 100 will be retained by the company in the form of reserves for future use. So जो भी पैसा कंपनी रिटेन करता है कंपनी के हाथ में डिविडेंड के तौर पे वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता है, कंपनी अपने पास रखती है, उसको हम लोग रिटेंशन कहते हैं। और वो डिपेंड करता है एक रेशियो पे। जैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब है 100 में से कितना परसेंट ऑफ डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है। मतलब अगर कंपनी 100 रुपये डिविडेंड प्रॉफिट कमाती है तो हो सकता है कंपनी 60% डिविडेंड के तौर पे बांट दी और बाकी 40% जो है वो कंपनी अपने फ्यूचर यूज़ के लिए रख दी। सो उसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन रेशियो। तो यहाँ पे मैंने कुछ समझाया है। अगर B हम लोग रिटेंशन रेशियो पकड़ते हैं और R अगर रेट ऑफ अर्निंग्स है ऑन रिटेन अर्निंग्स। R मतलब रेट ऑफ अर्निंग ऑन रिटेन अर्निंग्स का मतलब है कि जो पैसा हम लोग प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड के तौर पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर कंपनी अपने पास रखती है तो दैट फंड विल डेफिनेटली बी केप्ट समवेयर विच विल मेक द कंपनी अर्न सम मनी इन फ्यूचर। मतलब अगर आप कुछ पैसा कंपनी में ही रखते हैं, उसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो वो पैसा आप बैंक में भी रख सकते हैं FD के तौर पे, या फिर वो पैसा आप कहीं पे किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं और किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कंपनी ही करेगी, ये कंपनी के हित में ही है, कंपनी ही डिसाइड करती है ये। सो जो भी रेट, अब वो जो इन्वेस्टमेंट है उसका एक स्पेसिफिक रेट होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पकड़ लेते हैं रेट ऑफ अर्निंग्स ऑन रिटेन्ड प्रॉफिट, और E का मतलब हो गया अर्निंग्स। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि G इज इक्वल टू B इंटू R। G मतलब यहाँ पे हो गया ग्रोथ, एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना करेगा, है ना। वो कैसे हुआ, रिटेंशन आप जितना करते हैं उससे अगर आप रेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वापस बताता हूँ मैं, जितना भी पैसा आप सेव करके रख रहे हैं कंपनी के पास, कंपनी के हाथ में, वो पैसा आप कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर में जो रिटर्न आता है, इन दोनों को अगर अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्रोथ। या फिर इस फॉर्मूला के बेसिस पे अगर अपने डिविडेंड ऑफ द कमिंग ईयर निकालें तो D1 इज इक्वल टू अर्निंग विद इन ब्रैकेट 1 - B। आगे जाके हम लोग और डिटेल में समझेंगे, तो विच विल प्रोवाइड अस बेटर गाइडेंस इन सॉल्विंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो यहाँ पे देखते हैं, द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन इन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 2 अजम्पशंस। देयर आर 2 अजम्पशंस जो देखें यहाँ पे। इट अज्यूम्स दैट डिविडेंड पर शेयर विल ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट।
यहाँ पे जो ग्रोथ रेट के बारे में हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा है, ये ग्रोथ रेट जो है हम लोग हमेशा अज्यूम करेंगे इस सिचुएशन में कि ये ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट है। जो डिविडेंड है वो हैफजर्डली नहीं बढ़ रहा है, कभी 5%, कभी 2%, कभी 3%, ऐसा नहीं है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग। इफ़ द कंपनी इज़ हैविंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 5%, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द कंपनी विल continue grow at that specific rate. Number 2 is the expected growth rate should be less than the cost of equity to arrive at the simple growth formula. वापस देखते हैं क्या बोला मैंने यहाँ पे, the expected growth rate should be less than the cost of equity to arrive at the simple growth formula. मतलब ये जो expected growth है, जितने रेट से ये ग्रो कर रहा है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है। मतलब क्या है कि मेरा खर्चा जो है वो ज़्यादा है, जो मेरा कॉस्ट है दैट इज़ मोर एंड द ग्रोथ इज़ लेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ना, कुछ ये प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। ठीक है, सो एक बार देखते हैं क्या है। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज ₹90 एंड द एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर is 4.5 with a growth rate of 5%. Compute cost of capital of equity. So let us first write the formula for computing cost of equity. So KE equal D1 by P naught plus G multiply 100. P naught का मतलब है P0, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं P0 मतलब हो गया price of the current year, market price per share of the current year. Okay, so now where D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड फॉर द कमिंग ईयर जो है वो ₹4.5 है। पी नॉट करेंट ईयर का जो डिविडेंड है वो ₹90 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एंड जी ग्रोथ रेट जो है वो 5% है। उसको अगर अपने बदलते हैं, परसेंट हटा देते हैं तो 0.05। लेट अस पुट ऑल दीज वेरिएबल इन आवर फॉर्मूला। 4.5 डिवाइडेड बाई 90 प्लस 0.05 ऑल मल्टीप्लाई इन 100। तो अगर इसको हम लोग करते हैं तो वी आर गेटिंग 10%। चलिए लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी इज ₹80। द कंपनी हैड पेड डिविडेंड एट 5 per share इन द प्रीवियस ईयर। रिमेंबर ये प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, डिविडेंड ऑफ द कमिंग ईयर नहीं है या फिर एक्सपेक्टेड डिविडेंड नहीं है, ये पिछले साल का डिविडेंड दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट क्या है? 8%। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते, सोल्यूशन शुरू करते वक्त ही एक स्टेटमेंट लिखा है, सिंस here we do not have dividend for the coming year, so it has to be found out after applying growth percentage with previous year dividend। मतलब कि यहाँ पे expected dividend कंपनी का नहीं है। so when expected dividend कंपनी का नहीं प्रोवाइड किया रहता है क्वेश्चन में, लेकिन ग्रोथ रेट प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम लोग को D1 निकालना है। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे D0 दिया हुआ है ना। D0 मतलब हो गया 0 ईयर का, D1 तो आने वाला साल है। तो आने वाले साल के डिविडेंड में हम लोग कब पहुंच सकते हैं? D0 के साथ अगर हम लोग ग्रोथ को जोड़ दें। सो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला है क्या? D1 बाई पी नॉट प्लस जी मल्टीप्लाई 100, लेकिन यहाँ पे क्योंकि D1 अवेलेबल ही नहीं है, D0 है या D नॉट अवेलेबल है, D नॉट के साथ 1 प्लस जी हम लोग को लिखना पड़ेगा। सो D नॉट लास्ट ईयर का डिविडेंड है ₹5, प्राइस ऑफ दिस ईयर पर शेयर इज ₹80 और ग्रोथ परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है आपका 8%। सो अगर हम लोग इसको बदलते हैं फॉर्मूला में, तो जो D नॉट है, जो लास्ट ईयर का डिविडेंड है वो ₹5 था, उसके साथ 8% 1 प्लस 0.08 1 प्लस जी 1 प्लस 0.08 को जोड़ेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 80 प्लस ग्रोथ परसेंटेज विच इज़ 0.08 इंटू 100। तो ये करेंगे तो हमको 14.75% मिलता है इस फॉर्मूला के हिसाब से। रिमेंबर आप लोग इसको थोड़ा और इलाबोरेट करके करना, ठीक है, इसको स्टेप जंप नहीं करना है, ठीक है। 14.75% आने के पहले आपके पास जो भी वेरिएबल आएंगे कैलकुलेशन करने के बाद, न्यूमरेटर में अलग, डिनोमिनेटर में अलग, उसको आपको अलग अलग लिखना है एंड देन यू रीच एट दिस सोल्यूशन एट द आंसर ऑफ 14.75%। आइए एक बार आगे सम देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने ये सम बनाया है टू फाइंड आउट ग्रोथ रेट। जब ग्रोथ रेट
परसेंटेज नहीं दिया हुआ रहता है, लेकिन हम लोग को कुछ सालों के डिविडेंड दिए हुए हैं, जिससे हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कंपनी का डिविडेंड रेट है क्या, डिविडेंड ग्रोथ रेट है क्या। देखते हैं। एक्स लिमिटेड हैज़ इट शेयर ऑफ ₹10 ईच कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट प्राइस 24। तो मार्केट प्राइस 24 रुपया है, तो हमारा पी नॉट जो है ये 24 हो गया। डिविडेंड पर शेयर फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों का डिविडेंड दिया हुआ है 1.2 फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर 1.32, थर्ड ईयर 1.45 एंड फोर्थ ईयर 1.6। हमको करना क्या है, कंप्यूट तो करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, और हमें पता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला D1/P0 प्लस जी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी जी के बारे में बात ही नहीं किया हुआ है। तो हम लोग एक सिंपल सा ये टेबल बनाएंगे। पहला कॉलम है ईयर, दूसरा है डिविडेंड करंट ईयर का, देन डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, और फिर इंक्रीज इन डिविडेंड। करना क्या है, देखिए यहाँ पे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर नहीं लिखना है, क्योंकि डिविडेंड करंट ईयर मतलब हो गया, मैं सेकेंड ईयर से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का डिविडेंड मतलब हो गया वो फर्स्ट ईयर का। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो सेकेंड ईयर डिविडेंड करंट ईयर का क्या है, देखिए ऊपर में देखिए हमारा सबसे पहले आता है 1.2, लेकिन 1.2 नहीं लिखना है। कहाँ लिखेंगे 1.2? करंट ईयर का अगर डिविडेंड 1.32 है, तो प्रीवियस ईयर उसके पहले वाले साल का डिविडेंड कितना था, 1.2। तो ये क्यों कर रहे हैं हम लोग को यहाँ पे इंक्रीज इन डिविडेंड निकालना है। याद रखिए ग्रोथ रेट का मतलब होता है ग्रोथ इन डिविडेंड, और ग्रोथ इन डिविडेंड हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन फाइंड इट आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन करेंट डिविडेंड एंड प्रीवियस ईयर डिविडेंड। सो जो ग्रोथ इन डिविडेंड है वो माइनस करके फाइंड आउट किया जा सकता है करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पे। जैसे देखिए यहाँ पे सेकेंड ईयर का डिविडेंड है 1.32 और फर्स्ट ईयर का था 1.2, तो दोनों को माइनस करिए तो 0.12 आता है। उसी तरह से थर्ड ईयर का है 1.45 और सेकेंड ईयर का अगेन मतलब प्रीवियस ईयर का डिविडेंड 1.32, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 0.13, एंड देन फॉर फोर्थ ईयर वी आर गेटिंग 1.6 फॉर द करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का 1.45, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 0.15। टोटल करिए इसको, डिविडेंड जो इंक्रीज हो रहा है 0.12 प्लस 0.13 प्लस 1.15 हमारा आता है 0.4। ठीक है, सो एवरेज इंक्रीज है कितना, एवरेज इंक्रीज है मेरा कितना 0.4 डिवाइडेड बाई 3.97। 3.97 है डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, बेस है हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर का जितना भी टोटल हो रहा है उसको आप डिनोमिनेटर में रखिए और न्यूमरेटर में रखिए, आप ऊपर में रखिए 0.4। अगर आपने फाइंड आउट करते हैं ऐसे, हमारा आता है 10%। सो इसका मतलब है कि मेरा जो डिविडेंड है एवरेज में अप्रॉक्सीमेटली द डिविडेंड इज ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10%। 10% के हिसाब से द डिविडेंड ऑफ द कंपनी ऑन इक्विटी शेयर्स आर ग्रोइंग। तो इसका मतलब हो गया कि एक्सपेक्टेड करेंट ईयर डिविडेंड कितना है। करंट ईयर मतलब मैं आज चौथे साल में हूँ, ऑब्वियसली मेरे लिए करंट ईयर ये तो पिछले 4 सालों का दिया हुआ है, तो मैं अभी चौथे साल में हूँ। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, देखिए मेरे को चाहिए 5वें साल का डिविडेंड। रिमेंबर जब हम लोग D1 लिखते हैं तो हम लोग को एक्सपेक्टेड डिविडेंड चाहिए अगले साल का। सो D1 मतलब हो गया जो 1.6 है उसके साथ मेरा ग्रोथ परसेंटेज ऐड होगा। ठीक है, सो ग्रोथ परसेंटेज अगर ऐड करते हैं हम लोग 1.6 का के साथ 10% ऑफ 1.6, तो मेरे को मिलता है 1.76। तो चलिए फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, D1 हो गया मेरा 1.76, मार्केट प्राइस मेरा 24 दिया ही हुआ है, तो डिवाइडेड बाय P नॉट जो है वो 24 होगा, प्लस G, एंड G इज़ 0.10, 10% है 0.10 लिखेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वी आर गेटिंग 17.33% एज माई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए कुछ और अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखते हैं विच विल हेल्प अस गेन मोर कॉन्फिडेंस इन फाइंडिंग आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। Moonlight Limited intends to issue new equity shares of which the current market price is ₹150 per share. The flotation cost is estimated to be 4%. The dividend paid by the company during last 5 years are, पिछले 5 सालों का डिविडेंड दिया हुआ है यहाँ पे 10.5, 12, 15, 17 एंड 19।
फाइंड आउट द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स, cost of new equity shares and the cost of existing equity shares given that the same growth rate continues in future। ये हमारा क्वेश्चन है। सो सबसे पहले जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने वो टेबल बनाया था, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी ग्रोथ परसेंटेज नहीं दिया हुआ है और हमें पता है टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स ग्रोथ परसेंटेज रहना हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिविडेंड जो है पिछले 4 सालों में देखिए 10.5 से 19 रुपीज़ तक इंक्रीज़ हुआ है। तो इसको अगर अपने टेबल में सजाते हैं, सेकंड से शुरू करेंगे। रिमेंबर मैंने जो कहा था, क्योंकि ये एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है जिसमें डिविडेंड करंट ईयर का और डिविडेंड प्रीवियस ईयर का कंपेयर करते हैं टू फाइंड आउट इंक्रीज इन डिविडेंड। तो देखिए, तो यहाँ पे डिविडेंड इन द करंट ईयर, यहाँ पे अच्छा प्रीवियस ईयर का कॉलम से पहले शुरू करते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर का जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर 10.5 से लेकर 19 तक पूरा लिखना है। 19 तक नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि 4 कॉलम ही बनेंगे, फर्स्ट ईयर वाला नहीं बनाना है क्योंकि कंपैरिजन है यहाँ पे। तो 10.5 से 17 तक, 10.5, 12, 15 एंड 17, और करेंट ईयर का कितना होगा 12, 15, 17, 19। वापस से कहता हूँ, हम लोग को कंपैरिजन करना है। तो पहला रो में आते हैं हम लोग सेकेंड ईयर का। 12 है मेरा सेकेंड ईयर का डिविडेंड विच इज़ करेंट ईयर सेकेंड ईयर में, और उसको कंपेयर करना है उसके पहले वाले साल के डिविडेंड के साथ 10.5। वी आर गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 1.5, मतलब 1.5 रुपये से डिविडेंड बढ़ गया। ठीक है, अगेन डिविडेंड ऑफ थर्ड ईयर कंपेयरिंग इट विद डिविडेंड ऑफ सेकेंड ईयर, 15 माइनस 12 3 मिल रहा है मेरे को। डिविडेंड ऑफ फोर्थ ईयर माइनस डिविडेंड ऑफ थर्ड ईयर 17 माइनस 15 2 आ रहा है। डिविडेंड ऑफ फिफ्थ ईयर माइनस डिविडेंड ऑफ फोर्थ ईयर 19 माइनस 17 वी आर गेटिंग 2। सो इंक्रीज इन डिविडेंड को टोटल करना है विच इज़ वी आर गेटिंग 8.5 एंड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर 54.5 इसको भी लिखना है। तो एवरेज इंक्रीज कितना हो रहा है 8.5 डिवाइड करना है 54.5, मल्टीप्लाई करिए 100 से तो परसेंटेज आ जाएगा मेरे को विच इज़ 15.6%, और ग्रोथ रेट मेरे को मिल गया 15.6%। आई थिंक आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्लियर। मैं वापस से कहता हूँ, ये टेबल के द्वारा वी आर फाइंडिंग आउट ग्रोथ परसेंटेज। ग्रोथ परसेंटेज का फॉर्मूला है इंक्रीज, टोटल ऑफ इंक्रीज इन डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। तो सो टोटल ऑफ डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर वी आर गेटिंग 54.5। इन दोनों को आप डिवाइड करते हैं तो वी आर गेटिंग, मतलब ये इंक्रीज इन डिविडेंड को और डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर को अगर अपने डिवाइड करते हैं वी आर गेटिंग 15.6%। सो ग्रोथ परसेंटेज आ गया मेरा 15.6%। तो एक्सपेक्टेड करेंट ईयर का जो डिविडेंड है मेरा, मतलब मैं तो फिफ्थ ईयर में हूँ है ना, लेकिन मेरे को चाहिए फिर सिक्स्थ ईयर का डिविडेंड, राइट। सो सिक्स्थ ईयर का डिविडेंड हाउ विल आई फाइंड आउट। सो 19 के साथ 19 इज माई फिफ्थ ईयर्स डिविडेंड एंड आई वॉन्ट D1, राइट। डिविडेंड नेक्स्ट टू 19 कितना होगा, राइट। सो 19 के साथ अगर मैं 15.6% को अगर प्लस करता हूँ आई विल गेट D1। सो आई एम गेटिंग 19 प्लस 15.6% ऑफ 19, या फिर 19 इंटू 115.6%, आई एम गेटिंग 21.964। ठीक है, ये D0 प्लस D0 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस जी भी आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। कैसे होगा वो 19, उसके बाद ब्रैकेट बनाइए, लिखिए 1 प्लस 0.156। वापस कहता हूँ, एक्सपेक्टेड करेंट ईयर डिविडेंड मतलब D1 आप कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में 19, उसके बाद ब्रैकेट बनाइए, लिखिए 1, फिर लिखिए प्लस, फिर 0.156। 15.6 को अगर डेसिमल हटा दें, परसेंटेज को हटा दें, तो फिर 0.156 आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग 21.964। सो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे निकालना है यहाँ पे। सो फॉर्मूला फॉर अस इज KE इक्वल D1 बाई P0 प्लस जी या इंटू 100, या फिर हमको पता है अगर D1 नहीं है D0 अगर दिया हुआ है तो D0 के साथ 1 प्लस जी जोड़ना है डिवाइडेड बाई P0 प्लस जी इंटू 100। सो वेयर D0 जो है पिछले साल का डिविडेंड हमारे पास 19 दिया हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए इस तरह से कर रहा हूँ बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। मैं यहाँ पे 21 पॉइंट जो हमारा आया था पिछले सिचुएशन में
21.964 मैं लिख सकता था, बट आई वॉन्ट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ पे पी नॉट जो है मेरा वो 150 दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। ग्रोथ इन एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है वो 15.6% आ गया मेरा, 0.156 लिखेंगे। फॉर्मूला में लिखेंगे इसको डी नॉट विच इज़ 19 फॉर मी, विद इन ब्रैकेट 1 प्लस जी विच इज़ 1 प्लस 0.156 डिवाइडेड बाई 144। 144 कहाँ से आ गया? 144 कहाँ से आ गया? ये हम सभी के दिमाग में आ रहा होगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी 144 नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में तो प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स 150 दिया हुआ है। तो रिमेंबर मार्केट प्राइस से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना है। मार्केट प्राइस से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना है। एंड यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट 4% दिया हुआ है। सो फ्लोटेशन कॉस्ट जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग 150 रुपये में। रिमेंबर यहाँ पे जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो अप्लाई होगा 150 रुपये में। सो 150 का अगर आप 4% निकालते हैं, इट इज़ कमिंग एज 6 रुपीज़। और ये 6 रुपीज़ को अगर आप 150 से माइनस करते हैं तो आपको 150 माइनस 6 आएगा विच इज़ 144। तो इसीलिए जो न्यू इक्विटी शेयर है उसमें 144 आएगा नीचे, प्लस 0.156 मल्टीप्लाई करिए 100 से, हमको आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स जो है वो 30.853%। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मतलब इसमें हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं माइनस करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 19 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.156 डिवाइडेड बाई 150 होगा, एग्जिस्टिंग का निकालेंगे। तो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस नहीं करना है, बिकॉज हम लोग इसको मार्केट में इशू नहीं कर रहे हैं। रिमेंबर फ्लोटेशन कॉस्ट तभी इनकर करते हैं हम लोग जब वो मार्केट में शेयर को इशू करना पड़ता है। अगर आप मार्केट में शेयर को इशू नहीं कर रहे हैं, मार्केट में ऑलरेडी शेयर्स है, लोगों के पास ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स हाथों में है, उनको बस डिविडेंड पेमेंट करना है, तो फिर इन दैट केस हम लोग को फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करना है। न्यू शेयर्स में फ्लोटेशन कॉस्ट क्यों माइनस कर रहे हैं? न्यू शेयर्स का मतलब होता है जो फ्यूचर में हम लोग अभी मार्केट में इशू करने वाले हैं। सो इन दैट केस वी डू नॉट हैव टू डिडक्ट। सो अगर न्यू शेयर्स है तभी डिडक्ट करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट को। एग्जिस्टिंग के केस में वी डू नॉट हैव टू डिडक्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। तो डिवाइड करेंगे 150 से, प्लस 0.156 मल्टीप्लाई 100, वी आर गेटिंग 30.24% एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. IPL Limited share is quoted in the market at 20 rupees currently. The company pays a dividend of rupee 1 per share and expected growth rate will be 5% per year. Compute the company's equity share capital, cost of equity share capital. The next question है क्या? If the anticipated growth rate 6% per annum, कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बताया हुआ है हमको। देखिए पहला क्वेश्चन ए है मेरा, हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए बढ़िया है, कर लेंगे। सेकेंड पार्ट है इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट, ऊपर में देखिए ग्रोथ रेट 5% है, यहाँ पे बोला है एंटिसिपेट करते हैं हम लोग अगर 6% का ग्रोथ रेट पे, इन दैट केस हाउ मच विल बी द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होगा? तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है। और थर्ड सिचुएशन में देखिए क्या है, इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया हुआ है 9% और एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है 4%। कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस, अगर डिविडेंड 1 रुपया मेंटेन करके रखना है हमें। तो चलिए धीरे धीरे देखते हैं हम लोग ये सम का सोल्यूशन को। सो पहले हमारा काम है कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालने का। सो वी नो द फॉर्मूला KE इक्वल D1/P0 प्लस G मल्टीप्लाई 100, जहाँ पे डिविडेंड ऑफ द कमिंग ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमारा दिया हुआ है ₹1, P0 जो करेंट मार्केट प्राइस है एक एक शेयर का वो मेरा दिया हुआ है 20 रुपीज़, एंड ग्रोथ रेट मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 5%। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस विल राइट 0.05। चलिए ये सारे वेरिएबल को फॉर्मूला में डालते हैं। KE इक्वल 1 divided by 20 plus 0.05 multiply 100, we are getting 10%. So cost of equity capital as per the existing question without any modification we are getting 10%.
चलिए अभी मॉडिफाइड क्वेश्चंस देखते हैं, पार्ट बी। इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 6% पर एनम, कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस पर शेयर। तो अगर 6% होता है, मार्केट प्राइस निकालना है, ग्रोथ रेट 6% है, मार्केट प्राइस निकालना है, मतलब पी नॉट नहीं है मेरे पास, पी नॉट नहीं है मेरे पास, इसका मतलब ये नहीं है कि D1 भी चेंज होगा, जी मेरा चेंज हो रहा है, जी मेरा 6% हो गया, ठीक है। सो लेट अस सी, मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला को एन्यूमरेट किया है, देखते हैं। हमें पता है बेसिक फॉर्मूला है KE इक्वल D1 बाई पी नॉट प्लस जी, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और तोड़ें तो क्या निकलता है, अगर जी को हम लोग इक्वल के उस तरफ लेके जाएं, के ई के पास लेके जाएं, तो KE माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वल के इस तरफ आ रहा है, जी उस तरफ प्लस था, इक्वल के राइट हैंड साइड में प्लस था, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, KE माइनस जी हो जाएगा, इक्वल D1 बाई पी नॉट। चलिए अभी पी नॉट को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। पी नॉट को हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में बदलते हैं और KE माइनस जी को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे पी नॉट जो है वो आपका डिनोमिनेटर में है, तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो उसका भी साइन चेंज होगा, विच इज़ डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और KE माइनस जी जो है वो ऊपर है, इस तरफ आएगा तो वो D1 के नीचे आ जाएगा। सो मेरा मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला आ गया मेरे पास अभी रेडीमेड, पी नॉट इक्वल D1 बाई KE माइनस जी। इसी को अपने अगर हम लोग फॉर्मूला में पूरी तरह से बैठा देते हैं, इसी फॉर्मूला में, तो सारे वेरिएबल को बैठा के देखते हैं क्या आता है। तो पी नॉट इक्वल डिविडेंड D1 जो है मेरा 1 है, KE पिछले पार्ट से निकल गया था 10%, पिछले पार्ट से निकल गया था 10%, उसी को अप्लाई करना है, माइनस जी 0.06 आ गया 25 रुपये पर शेयर मार्केट प्राइस मेरा इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो बहुत सिंपल था, हमें खाली क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को देखना है। बेसिक फार्मूला को आप लिख लिए, बेसिक फार्मूला को लिख के आप देखिए कि कहाँ से आप किस तरह से इक्वेशन को मॉडिफाई करके नया फार्मूला रेडी करके किस तरह से आप निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा एक नया फार्मूला आ गया, पी नॉट इक्वल D1 बाई KE माइनस जी। चलिए अब पार्ट सी देखते हैं क्वेश्चन का। इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9% एंड द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 4%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 9% और ग्रोथ रेट कितना है 4% पर एनम, कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस। अगर D1 जो है वो भी 1 ही है। सो अगेन हमको मिल गया है ऊपर से फॉर्मूला पी नॉट इक्वल D1 बाई KE माइनस जी, तो उसी को हम लोग वापस से लिखेंगे D1 बाई KE माइनस जी, और उसमें ये सारे वेरिएबल पुट करेंगे, 1 बाई 0.09 माइनस 0.04, वी आर गेटिंग 20 रुपीज़। तो दूसरे क्वेश्चन के मुताबिक, ये पार्ट सी के मुताबिक माई मार्केट प्राइस इज 20 रुपीज़। तो देखिए पार्ट बी और पार्ट सी में क्या हुआ, पार्ट बी में 25 रुपया आया और पार्ट सी में मेरा मार्केट प्राइस 20 रुपीज़ आया। क्यों आया, देखिए जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता है ना, मार्केट प्राइस भी शेयर्स का बढ़ता है। पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछले पार्ट में मेरा 10% कॉस्ट ऑफ इक्विटी था और मेरा ग्रोथ रेट जो था वो भी ज़्यादा था, इसीलिए मेरा मार्केट प्राइस जो है वो भी बढ़ गया। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ग्रोथ रेट एंड मार्केट प्राइस। सो अगर ये दोनों कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ग्रोथ रेट दोनों बढ़ते हैं तो मार्केट प्राइस पर शेयर भी बढ़ेगा। ग्रोथ रेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर नीचे आता है, घटता है, तो मेरा मार्केट प्राइस भी घटेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6। द शेयर्स ऑफ RCL सेलिंग एट ₹20 पर शेयर, द फर्म हैड पेड डिविडेंड एट ₹2 per share last year. The estimated growth rate of the company is approximately 5% per year. Determine the cost of equity capital of the company. Determine the estimated market price of the equity shares if the anticipated growth rate of the firm is question 1 raised to 8%, question 2 raised to 3%. तो दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो पहले तो हमारा यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है हम लोग को। वी नो द फॉर्मूला डी नॉट। चलिए तो सोल्यूशन देखते हैं। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए फॉर्मूला हमको पता ही है, D1 बाई पी नॉट प्लस जी, या फिर D नॉट 1 प्लस जी
बाई पी नॉट प्लस जी इंटू 100। सो यहाँ पे डी नॉट दिया हुआ है मेरा करंट ईयर का, कंपनी ने पिछले साल पेमेंट किया है डिविडेंड 2 पर शेयर, ठीक है, लास्ट ईयर का डिविडेंड है 2, ठीक है। पी नॉट करंट ईयर का डिविडेंड है मेरा 20 रुपया, ग्रोथ रेट जो है वो 5% है। तो हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, वो डी नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस जी, हम लोग को ये फॉर्मूला निकालना है टू फाइंड आउट D1। सो 2 के साथ, पिछले साल के डिविडेंड के साथ अगर 1 प्लस 0.05 करते हैं तो हमें D1 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई पी नॉट करेंगे प्लस जी करेंगे इंटू 100, वी आर गेटिंग 15.5% एज माई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिमेंबर, डू नॉट जंप स्टेप्स, और एक स्टेप करना और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके करना। चलिए अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, जो पार्ट बी पार्ट सी है, उसको देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इफ एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म इज 8%। पहले देखिए पिछले जो बेसिक क्वेश्चन है वहाँ पे मेरा ग्रोथ रेट जो है वो 5% था, अभी इसमें बोला गया है मेरे को कि 8% अगर मेरा ग्रोथ रेट बन जाता है तो मार्केट प्राइस कितना होगा। रिमेंबर, जब मार्केट प्राइस निकालने बोले और कोई चेंज ना हो तो याद रखिएगा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बेसिक क्वेश्चन से आप ले सकते हैं। सो हमारा फॉर्मूला वापस से हम लोग वो पिछले क्वेश्चन में जिस तरह से किए थे उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। हमको पता है के ई इक्वल डी नॉट प्लस विद इन ब्रैकेट 1 प्लस जी विद इन डिवाइडेड बाई पी नॉट प्लस जी इंटू 100, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें से हम लोग थोड़ा और पी नॉट याद रखना, हमको पी नॉट निकालना है, ठीक है। सो थोड़ा सा बदलते हैं, पहले जी को इस तरफ लेके आते हैं के ई के पास, तो वहाँ पे प्लस था के जी, यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा, तो के ई माइनस जी इक्वल डी नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस जी बाई पी नॉट। अभी क्या करना है, पी नॉट को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में बदलना है, और के ई माइनस जी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा नया फॉर्मूला बन गया पी नॉट इक्वल डी नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस जी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। ये मेरा फॉर्मूला आ गया। देखिए ये जो है ये D1 का ही तो फॉर्मूला है, D1 बाई के ई माइनस जी, वही तो है, राइट। तो चलिए करते हैं, तो पी नॉट इक्वल 2 प्लस 2 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.08, देखिए यहाँ पे ग्रोथ रेट जो वो 8% है, ठीक है, डिवाइडेड बाई के ई मेरा पिछले जो बेसिक क्वेश्चन है वहाँ से आ गया 15.5%, 0.155 माइनस ग्रोथ रेट विच इज़ 0.08, सो वी आर गेटिंग 28.8 रुपीज़ इन दिस सिचुएशन। चलिए अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। कंप्यूटेशन ऑफ एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म फॉल टू 3%। मतलब ये पहले बेसिक क्वेश्चन में 5% था, 5% से घट के ये 3% हो गया। इसके ऊपर वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि 5% से वो 3% ऊपर चला गया, और अभी हम लोग कर रहे हैं क्या, 5% से घट के ये 3% बन गया। तो चलिए वापस करते हैं। तो हमको पता है यहाँ पे वापस से मार्केट प्राइस निकालने के लिए मैं वही जो ऊपर में मैंने फॉर्मूला लिखा पी नॉट इक्वल डी नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस जी होल डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी लिखना है। एन्यूमरेट करके लिखिए फॉर्मूला को, बहुत सिंपल हो जाएगा, ये बहुत ही सिंपल है। सारे वेरिएबल्स को आप पुट करिए इस फॉर्मूला में। 2 जो है मेरा वो डी नॉट है, 1 प्लस जी मेरा 1 प्लस 0.03 आ जाएगा, जो इस सिचुएशन में मेरा ग्रोथ रेट है। डिवाइड करना है के ई, जो बेसिक क्वेश्चन से हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 0.155, एंड ग्रोथ रेट इज़ अगेन 0.03। सो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं वी आर गेटिंग 16.48 रुपीज़ एज आर मार्केट प्राइस पर शेयर। तो इट वॉज़ अ सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल था। थोड़ा ध्यान से करिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। कीप योर कॉन्सेप्ट्स वेरी मच क्लियर, डू नॉट आपको ज़्यादा सोचना नहीं है यहाँ पे। जिस तरह से सम्स में मैंने यहाँ पे बताया है, जस्ट सॉल्व इट इन द वेरी फ्लो विच इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। Mr. X is interested to purchase the equity shares of Moonlight Limited. The company had paid a dividend of rupees 5 per share in the previous year. ठीक है, the expected rate of growth in dividend rate would be 8%. The required rate of return on the shares of this company is 12%. What will be the maximum price you will recommend to Mr. X to pay for an equity shares of the company? क्वेश्चन को वापस से एक बार रीड करता हूँ मैं आपके लिए, अगर फोकस नहीं कर पाए वापस से रीड करता हूँ।
वापस से थोड़ा अच्छा से धीरे धीरे समझते हैं। मिस्टर एक्स इज इंटरेस्टेड टू परचेज द इक्विटी शेयर्स ऑफ मूनलाइट लिमिटेड। ठीक है, मिस्टर एक्स को आपको सजेस्ट करना है, वो इंटरेस्टेड है मूनलाइट लिमिटेड का शेयर्स खरीदने में। कंपनी जो है पिछले साल पेमेंट करी है डिविडेंड, पिछले साल का डिविडेंड मतलब डी नॉट दिया हुआ है 5 रुपीज़ पर शेयर, एंड जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 8% है। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी इज 12%, मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये 12% क्या चीज़ है? ये जब भी क्वेश्चन में दिया रहता है मतलब क्या है कि कंपनी को रिटर्न का रेट 12% के तौर पे देना है, मतलब कंपनी इज ऑलरेडी हैविंग अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसके पास ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, राइट? सो 12% इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। मार्केट प्राइस नहीं दिया हुआ है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्राइस यू विल रिकमेंड टू मिस्टर एक्स टू पे फॉर एन इक्विटी शेयर्स, तो मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए? सो लेट अस सी, पहले तो अपने पूरा बेसिक फॉर्मूला को लिखेंगे, के ई इक्वल डी वन बाई पी नॉट प्लस जी मल्टीप्लाई 100, डी वन यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो डी नॉट को लेके किस तरह से हम लोग फॉर्मूला को लिख सकते हैं? डी नॉट ब्रैकेट बनाइए 1 प्लस जी विद इन ब्रैकेट क्लोज बाई पी नॉट प्लस जी इंटू 100, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट वी हैव। ठीक है, डी नॉट यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया हुआ है 5 रुपीज़, ग्रोथ रेट दिया हुआ है मेरा 8% या फिर 0.08, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई दिया हुआ है 12% या फिर उसको हम लोग फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कैन राइट 0.12, और मार्केट प्राइस दिया हुआ है कंपनी का कुछ भी नहीं, हमको वो निकालना है, वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो देखते हैं, हम लोग को पता है पिछले क्वेश्चन से कि एक फॉर्मूला तो मेरे पास है, पी नॉट इक्वल डी वन बाई के ई माइनस जी, ये तो मेरे को पता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा से ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो आप फॉर्मूला को लिखें अच्छा से, उसके बाद इंटरचेंज करना है आपको। तो पहले क्या करेंगे, के ई इक्वल डी नॉट विद इन ब्रैकेट 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई पी नॉट प्लस जी इंटू 100, जी को के ई के पास लेके जाइए, प्लस था उस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, एंड देन इंटरचेंज पी ओ विथ के ई माइनस जी, तो पी ओ को अगर पी नॉट को अगर आप लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो वो मतलब ऊपर चला जाएगा, के ई माइनस जी पी नॉट के जगह आ जाएगा। सो पी नॉट इक्वल डी नॉट 1 प्लस जी बाई के ई माइनस जी या फिर डी वन बाई के ई माइनस जी, इसको हमने अगर लिखते हैं तो हमको मार्केट प्राइस मिल जाएगा ये शेयर का।